हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम है राहुल सचवानी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं आज की हमारी साइंस की क्लास में। तो भैया साइंस से ना हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है और कुछ एक को तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि सर मजा आ जाता है, साइंस पढ़ते हैं तो हर एक चीज के बारे में जानने को मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वैसे ही इंटरेस्टिंग बना करके अपन साइंस का ये सफर अपना शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी आप पढ़ रहे होंगे, साइंस में होता है ना अपने 2-3 हिस्से हो जाते हैं, उसमें बायो का भी पढ़ते हैं पर थोड़ा बहुत, पेड़ पौधों के बारे में, इंसानों के बारे में, थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जैसे आज का अपना चैप्टर केमिस्ट्री का ही है, तो केमिस्ट्री में क्या है कि जो भी चीज़ बनी हुई है हमारे आसपास, हर चीज़ वो किससे बनी हुई है, छोटे स्केल पर जाकर के देखते हैं, है ना। दो केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, कोई चीज़ जलती है तो क्या हो रहा होता है उसके अंदर, ऐसे खूब सारी चीज़ें कि कोई किसी का कंपोजिशन कैसा है, कि कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, ये पूरा हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के कुछ एक चैप्टर हैं अपनी बुक में और बायो के भी कुछ एक चैप्टर हैं। आपने देखा होगा सेल के बारे में पढ़ रहे हो, कोशिका कैसी होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, या फिर उसके बाद में हम थोड़ा बहुत भौतिक विज्ञान या जिसको अपन फिजिक्स बोलते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में क्या क्या आपने को दे रखा है भौतिक विज्ञान में, कि प्रकृति में सब कुछ चल फिर कैसे रहा है। मान लो अगर हमें ये जानना हो पृथ्वी कैसे घूम रही है, कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ गिरती है तो कैसे गिरती है ना, किसी के पास कितनी ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा किसी चीज़ की कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग फिजिक्स में समझते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरी साइंस है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक मस्त चीज़ बताता हूँ आपको, मैं सबको नहीं बताता, आपको बता रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं साइंस, बोले तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान तो विज्ञान कौन सा सब्जेक्ट है, विज्ञान में हम क्या पढ़ाई करते हैं, अगर आपसे कोई कभी ये पूछे तो आप हिंदी शब्द के दो टुकड़े करो, वी को अलग करो और ज्ञान को अलग करो। ज्ञान का मतलब हम सबको पता होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। वी का क्या मतलब होता है, तो आपने जरूर आज तक पढ़ा होगा, उपसर्ग होते हैं सर। उपसर्ग कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं आगे लग करके। तो वी जो है ना, वी विशिष्ट के लिए है, स्पेसिफिक, खास। तो दुनिया में किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में खास जानकारी होना, विशेष जानकारी होना, क्या है, विज्ञान। तो जैसे समझने की कोशिश करना, अभी जैसे आप किसी विद्यार्थी से पूछें कि अरे इंसान क्या होता है, तो मान लीजिए उसको विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कहेगा कि इंसान दो हाथ वाला, एक ठो नाक वाला, उसमें दो छेद होते हैं, दो आंख वाला और ऐसा खोपड़ी वाला ऐसा एक जीव है, बात खत्म। वो ऐसा ऊपर ऊपर से बता देगा। लेकिन आप किसी विज्ञान के विद्यार्थी से जाकर के पूछो तो वो कहेगा कि देखिए इंसान जो है ना एक जीवित प्राणी है, उसमें बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। वो जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मिलकर के बनी हुई हैं परमाणुओं से। और फिर उसके बारे में और व्याख्या देगा वो कि उसके शरीर में अंदर बहुत सारे तंत्र हैं। तंत्र हैं बोले श्वसन तंत्र है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, अंदर फेफड़े हैं, अंदर दिल है, अंदर हमारे पास में परिसंचरण तंत्र है, अलग अलग, मतलब उसके बारे में विशेष जानकारी आपको देगा। तो कोई विशेष जानकारी अगर आपको दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, विज्ञान है। आ गया, सबको समझ में आ गया कि विज्ञान कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, अपने लिए मजा आने वाला है, आप बस देखते जाओ। तो देखें यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो हम हमारे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे ना, वो काहे से शुरू करेंगे, हम वो पदार्थ से ही शुरू करने वाले हैं। तो पदार्थ को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। अभी हमारे विद्यार्थी एक शब्द से परिचित होंगे हिंदी में, बोले सर मैटर हो गया है। वो लड़ाई हो जाती है ना, कहीं पे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं या कोई कोई लड़ रहा होता है, तो कैसे आगे बताते हैं, मैटर हो गया है सर, मैटर हो गया है, बड़ा पंगा हो गया है सर, तो ऐसे बताते हैं। तो मैटर पदार्थ ही होता है और इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य। द्रव्य या मैटर या पदार्थ एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। एक द्रव होता है जो लिक्विड होता है और एक द्रव्य होता है जिसका मतलब पदार्थ होता है, तो दोनों को मिक्स नहीं करने का। वेरी गुड। तो अभी देखिए यहां पर पदार्थ। अब हम पाठ में जो हमारा नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उस शब्द से ही हम हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो देखो पदार्थ है क्या, हमारे चारों तरफ कोई भी चीज है जो,
जो कुछ भी आपको दिख रहा है हमारे चारों तरफ, ये बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, मेरी घड़ी दिख रही है, आपका फोन या जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर जो आप लेकर के बैठे हो ये दिख रहा है, या आपको आसपास में आपके मम्मी पापा दिख रहे हैं, घर पे टेबल दिख रही है, रिमोट दिख रहा है, या गाय दिख रही है, भैंस दिख रहा है, एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है, एक मक्खी दिख रही है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, एक एरोप्लेन दिख रहा है, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो आपके चारों तरफ, कोई सी भी चीज जो आप देख पा रहे हो, वो सबके सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो ऐसे लिख दें, देखो विज्ञान में अपन क्या करेंगे, एकदम सटीक परिभाषाएं लिखते हैं, एकदम सटीक परिभाषा। तो क्या ऐसे लिख देंगे कि जो भी दिख रहा है वो सब चीजें, जो सारी चीजें हैं वो पदार्थ है? नहीं, ऐसे नहीं लिखते। विज्ञान में एकदम सही सटीक बात करनी होती है, ना इधर ना इधर। तो हम परिभाषा देते हैं पदार्थ की। क्या परिभाषा देते हैं? ध्यान से देखिएगा। पदार्थ हर वो चीज है जिसका द्रव्यमान होता है वह यह कुछ न कुछ स्थान घेरती है, वह यह कुछ न कुछ ठीक है, समझ गए शब्द ने? हमने क्या परिभाषा बनाई है कि पदार्थ जिसको हम बोल रहे हैं ना, जो चीजें हमें हमारे चारों तरफ सारी की सारी दिख रही हैं, तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में लिखूं ना, तो देखना, ध्यान से समझना। द्रव्यमान का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, भार। वैसे तो भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी आप एक बार के लिए सेम मान लो, फिर जब मैं फिजिक्स में आप लोगों को बताऊंगा तो मैं आपको फर्क बताऊंगा कि दोनों में क्या फर्क होता है। भार बोले तो मतलब भाई कि सर आप कितने किलो के हैं, सर आपका वजन कितना है? तो मैंने कहा कि भैया हमारा वजन अभी है 63-64 किलोग्राम, जो भी है, इतना एकदम करेक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ सर वो तो कुछ ना कुछ भार हो और साथ ही साथ में वो क्या घेरे? स्थान घेरे। और स्थान घेरने का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ आयतन हो। तो द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये पदार्थ है। अच्छा, उदाहरण क्या है सर हमारे पास में? आप तो बोल दें, उदाहरण बताओ। तो सारे बताए तो थे, कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाड़ी, हम, तुम, मोबाइल, एसी, टीवी, घर, पंखा, हवा, खाना, सब क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। 5 किलो, 10 किलो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1000 किलो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। जैसे पर्दा है, ये टीवी है, बोर्ड है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई चीज है और वो जगह ही नहीं घेर रही, गायब हो गई। भूत भूत थोड़ी है, भूत तो होते नहीं है, होते ही नहीं होते पता नहीं लेकिन हाँ ये चीज है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये आई होप आप समझ गए होंगे और उदाहरण आप लोग लिख लेंगे। चाहे तो थोड़े से उदाहरण मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को यहां पर। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में? सर पदार्थ होती हैं। अब बढ़ेंगे आगे तो नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास में पॉइंट है कि भैया भारत के जो प्राचीन दार्शनिक लोग थे ना, दार्शनिक होते हैं फिलोसोफर, और इसे बैठते हैं, हमने ऐसे फोटो वोटो देखे हुए ना, ऋषि मुनि होते थे भारत में पुराने जमाने में, वो सोचते थे बैठ करके, ओ दुनिया को कौन बनाया है, और दुनिया किस चीज से बनी हुई है। तो ऐसे दार्शनिक बोलते हैं उन लोगों को। और उसके अलावा जैसे आप देखेंगे यहाँ पर यूनान, यूनान भी कोई देश है, कोई काल रहा है पुराने समय में, तो उधर के भी जो दार्शनिक लोग थे ना, वो बैठते थे ऐसा सोचते थे कि काहे से बना हुआ है सब कुछ। तो उन लोगों ने पुराने समय में क्या किया था आप देखेंगे तो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया था, और इसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। आपने जरूर ये चीज सुनी होगी, अभी देखोगे ना आपको याद आ जाएगा कि इन्होंने बोला था पूरी दुनिया इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। कौन से हैं? पहला है हमारे पास में वायु, पहला है वायु तत्व। दूसरा कौन सा तत्व है हमारे पास में? तो सर दूसरा तत्व है हमारे पास में, मस्त चीज देखेंगे अभी हम, दूसरा है हमारे पास में पृथ्वी। आ रहा है, याद आ रहा है? ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अग्नि, फायर। चौथा कौन सा है? बोलो फटाफट से, जल। अच्छा, पांचवा तो पता ही होगा कि सर हाँ ठीक है, आकाश है, हमको पता है। अब मैं आपको इसके पीछे की एक शानदार चीज बताने वाला हूं, शानदार। ये आपको मजा ही आ जाएगा जान करके। आप लोगों ने आज तक ये शब्द जरूर पढ़ा सुना होगा,
आज मैं साइंस में आपको कुछ इतनी मस्त चीज बताने वाला हूं ना कि आपको मजा आ जाएगा। देखो, मैं इसको तोड़ रहा हूं पूरे शब्द को, भ प्लस ग प्लस व प्लस अ, व प्लस अ को भी मैं तोड़ रहा हूं, और फिर क्या है सर हमारे पास में न। ठीक है, तो अभी यहां पर देखना, हमने ऐसे समझा है इसको कि सर भ से तो भूमि हो सकता है ना सर। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, फिर ग से हमारे पास में क्या होगा सर? तो हमने कहा कि सर ग से हम गगन ले सकते हैं सर। गगन आकाश का ही तो पर्यायवाची है, कि जो हमारे चारों तरफ ये स्थान जो हमें दिख रहा है ये। अच्छा, फिर उसके बाद सर व से तो हम वायु लिख लेंगे, और फटाफट से अ से हम लोग अग्नि लिख लेंगे, अग्नि। और बच क्या गया हमारे पास में सर? बच गया जल। अब देखो, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में सर? हमारे पास में जल बच गया है, और एक पांचवा तत्व भी कहाँ गया? आकाश था। आकाश भी हमारे पास में हो गया सर। आकाश गगन को ही ले लिया था हमने, हो गया था। तो देखो क्या है, अग्नि और जल। तो अग्नि भी हो गया था, जल। तो जल का एक पर्यायवाची होता है हमारे पास में नीर। क्या होता है सर? नीर। सही बात है। सोचा कभी आपने ऐसा? नहीं सोचा होगा, कोई बात नहीं। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे अंदर कण कण में जो है भगवान वास करते हैं। तो इतने पुराने समय से ही हमको पता है ये वाली चीज कि अरे सर, भूमि में भगवान ही है ना, गगन में भगवान है, अग्नि में भी, वायु में भी भगवान। वो भगवान क्या है? वो हर चीज है, हर चीज जो हम देख पा रहे हैं। कितना मजेदार है, कितना शानदार है ये। चलो, तो अब अपन देखेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हमारे पास में है, नेक्स्ट पेज में हम समझ रहे हैं कि सर क्या सब कुछ पदार्थ है? क्या हर चीज ही पदार्थ है? या फिर ऐसा भी है कि कोई चीज पदार्थ नहीं है? भाई अभी तक तो जो हमने परिभाषा पढ़ी उसके हिसाब से तो हर चीज पदार्थ है। क्या ऐसा है कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो पदार्थ नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैं बताता हूं आपको, देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कि कुछ एक हमारे पास में हम भौतिक राशियों को मापते हैं। भौतिक राशियां क्या होती है ये समझेंगे हम समय के साथ में। आप सिंपल में समझे, जैसे ऊष्मा है, गर्मी है, तो हम कभी भी गर्मी की बात करते हैं कि अरे आज बहुत गर्मी है, तो क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि 5 किलो गर्मी है आज? कि यार इस गर्मी को देखो ना, कितनी जगह घेर करके बैठ गई है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तो ना तो उसके पास में द्रव्यमान है, ना तो बाहर है उसके पास में, और ना ही वो जगह घेर रही है। सेम आप ध्वनि को देखो कि अरे यार इतना ज्यादा ध्वनि मेरे ऊपर आके बैठ गई थी ना, क्यों इतनी मोटी थी, इतनी भारी थी कि मेरा तो सर में दर्द हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो हम उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। या प्रकाश को देखोगे आप, देखो ये कितनी शानदार चीज है। हमारे चारों तरफ रोशनी है, अभी आप भी जहां बैठे होगे वहां बल्ब से रोशनी आ रही होगी, ट्यूबलाइट से या सूरज की रोशनी आ रही होगी। तो ये जो रोशनी है ये जगह तो घेर रही है कि देखो इधर भी लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है। लेकिन क्या इसका कुछ द्रव्यमान है? क्या इसका कुछ मास है? आप सोच करके देखो ऐसे कि हम कहते हैं जो प्रकाश है ना वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलता है। इतनी तेज चलता है प्रकाश लगभग। तो अगर मान लो उसका छोटा छोटा द्रव्यमान होता, छोटी छोटी गोलियां होती प्रकाश की, तो गोलियां आपके ऊपर पड़ती होती, टक 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 लग रही होती है यार, चोट लग रही होती है हमको। सही बात है सर। तो क्या मतलब है कि प्रकाश भी एक ऐसी चीज होगी जो हमारे चारों तरफ दिख रही है हमको, लेकिन सर ये भी पदार्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका द्रव्यमान हमारे लिए जीरो है। वैसे हम बोलते हैं रेस्ट मास जो होता है ना प्रकाश का, वो जीरो होता है। रेस्ट मतलब रुका हुआ जो मास है, द्रव्यमान है, वो जीरो होता है हमारे पास। समझेंगे और, है ना, फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर क्या है? निर्वात आदि पदार्थ नहीं होते। निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं है। निर्वात मतलब अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वहां हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली है, खाली खाली। तो कह रहे वो भी क्या है हमारे पास में? पदार्थ नहीं, क्योंकि उसका कोई द्रव्यमान नहीं। अब वो जगह तो घेर रहा है लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। तो हमने ऐसे पदार्थ को बताया कि पदार्थ क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे कि कुछ एक सर भावनाएं, दुख होता है ना, टीचर थप्पड़ लगाती है, होमवर्क नहीं कर करके आते हैं हम लोग, मम्मी डांट लगाती है, पिटाई लगाते हैं पिताजी, हैं, तो दुख होता है बड़ा। तो दुख भी क्या है? एक भावना है ना, फीलिंग है, कोई द्रव्यमान थोड़ी कि सर मेरे को परसों आपको पता नहीं 5 मीटर दुख हुआ था मेरे को। समझ रहे हैं? ऐसे बोले कि पिटाई खाई घर पे मैंने, ऐसा कभी नहीं बोलते कि सर 5 किलो पिटाई खाई है कल। तो क्या, दुख एक भावना हो गई। प्रेम है, प्रेम तो बड़ा फेमस है आजकल, यूट्यूब पर कितना ज्यादा फेमस हो रखा है, हर जगह पे, फिल्मों में, इधर उधर प्रेम तो बड़ा फेमस है।
तो ये सारी भावनाएं जो है ना, दर्द होना, खुशी होना, ये भी पदार्थ नहीं होती। कोई भी इमोशन जो है वो पदार्थ नहीं होता है। हमारे थॉट्स जो है, हमारे जो विचार हैं, ये भी कोई पदार्थ नहीं होते ऐसा। और ये विद्युत का भी मैंने आपको नहीं बताया था, तो विद्युत धारा जो तारों में बह करके जाती है ना, तो वो धारा पदार्थ नहीं होती ऐसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के गुणों की चर्चा। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? दो बातें होती है देखो इस दुनिया में, एक तो होती है भौतिक प्रकृति और दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। अच्छा, मतलब भौतिक प्रकृति में हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते, केमिकल स्ट्रक्चर पर नहीं जाते, ऐसा नहीं देखते, बंद बनना, बंद टूटना, रासायनिक अभिक्रियाएं होना, वो नहीं देखते। ऊपर ऊपर से देखते हैं कि जैसे कोई ठोस दिख रहा है हमको, कोई द्रव दिख रहा है हमको, कोई गैस दिख रहा है, कि ऊपर ऊपर से उसकी क्या खासियत है, वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि भौतिक गुणधर्म है वो। तो हमारी इस किताब में रसायन विज्ञान में हम भौतिक गुणधर्मों की भी चर्चा करेंगे और रासायनिक गुणधर्मों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करने वाले हैं। तो जो पदार्थ है उसके हिस्से किए हैं हमने, वर्गीकरण किया है हमने, ताकि हमारे पढ़ने के लिए थोड़ा आसानी रहे। तो उसमें एक वर्गीकरण हमने भौतिक आधार पे किया और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पे किया है। इस चैप्टर में हम केवल भौतिक गुणों के आधार पर बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा देखो, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। ये देखो एक मस्त चीज दिखा रहा हूं तुमको, अभी समझेंगे, एकदम साइंटिस्ट की तरह समझेंगे। भैया पहले के टाइम में साइंटिस्ट लोग ऐसे बैठते थे, यहाँ जो भी फिलोसोफर्स हैं बैठते थे, उस दिमाग लगाते थे कि अरे भैया इस दुनिया में दो चीजें हैं, देखो दुनिया पदार्थ से बनी हमको पता है, पंच तत्व से मिलकर बनी हमको पता है। तो बोले इस पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, ये जो मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी है कि भाई पदार्थ छोटे 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 कणों से मिलकर के बना है, या इस लकड़ी की तरह पदार्थ लगातार है, मतलब पदार्थ बड़ा बड़ा है, ऐसा है कि एक छोटे छोटे कण है जैसे मिट्टी के कण होते हैं, या फिर पदार्थ जैसे लगातार बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे पानी है, तो क्या पानी छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के बना है, या ऐसे एक धार है लंबी कि यहां से पढ़ोगे तो वहां तक का भी पानी हाथ में आ जाएगा। तो ऐसी सबसे पहली विचारधारा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, कणों से मिलकर के बना है, या ऐसे लगातार किसी चीज का बना हुआ है, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास। तो इसमें किसको जीत मिली, किस विचार को जीत मिली? इसमें विचार को जीत मिली कि पदार्थ जो है ना सर, वो कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अच्छा कैसे पता? अभी देखेंगे। देखो थोड़ा सा छोटे स्केल पर चल करके देखेंगे हम लोग कि हमारे पास में यहाँ पर ये एक बीकर है, देख रहे हैं सब जने, इसमें मैंने सिंपल में पानी लिया है और ये एक चम्मच है मेरे पास में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे पास में है थोड़ी सी शक्कर, अपनी मस्त मीठी मीठी शक्कर जो घर से चुरा चुरा के हम लोग खाते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी शक्कर मैं ले रहा हूँ मेरे हाथ में, ठीक है, ये मैंने इतनी शक्कर ले ली है हाथ में अपने, और इसको मैं क्या करूँगा आप सभी के सामने इसमें घोलने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्लास को मार्क करेंगे, मार्क तो क्या करेंगे, इसमें से पानी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास में एक निशान तक आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास में 150 मिलीलीटर का निशान है और 200 मिलीलीटर का निशान है, तो मैं इसको 150 तक एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। तो आप साइड में देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोगों ने कितने तक एडजस्ट कर दिया है, 175 मिलीलीटर तक, 175 ml तक, उस निशान तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये शक्कर जो है, इतने बड़े बड़े कण हैं, इसको डाल रहा हूँ। ये हम लोग सब आज से पहले घर पे कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो है ना मैं आपके अंदर से एक चीज़, मतलब गजब की चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो इसको घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, तो देखो अब जो पानी बनेगा, जो हमारे पास में मीठा मीठा पानी बन जाएगा, तो ये जो है क्या उस 175 मिलीलीटर पे ही रहेगा या उससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ हो गई ना इसमें। तो भाई नीचे जैसे वो कौवे वाली, वो कौन सा कबूतर वाली कहानी सुनी होगी ना, अरे वो प्यासा कौवा, हाँ सॉरी प्यासा कबूतर नहीं, प्यासा कौवा, तो पत्थर डालता है, तो पत्थर पानी में जाते हैं पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसको घोल रहे हैं इस चीनी को, तो क्या पानी ऊपर आएगा? ये मेरा सवाल है, आप सोचें जब तक मैं इसको मिला लेता हूँ। तो अब देखो शक्कर इसमें पूरी तरह से घुल चुकी है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको शक्कर, और ये चम्मच क्योंकि इसमें पहले भी रखा हुआ ही था तो अभी भी अपन रख ही देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे रख रहा हूँ और आपको साइड में फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। अब आप खुद ही देखो कि क्या ये अभी भी 175 मिलीलीटर पे ही है, 175 मिलीलीटर पे ही है। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या है
जैसे अगर हम शक्कर के दाने को देखें तो दाना कोई लंबी चीज नहीं है, कोई बड़ी कोई लगातार चीज नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में पानी में जब गया तो डिवाइड हो गया, और वो जो हल्के हल्के से टुकड़े हैं वो गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? इसका तो ऐसे पानी ऊपर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो देखो ये क्यों होता है ऐसा कि मान लो कि हमारे पास में ये है वो बीकर जो अभी हमने काम में लिया है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पानी डाल रखा था। तो मान लेते हैं कि ये पानी के हमारे पास में क्या है, कण है। जूम करके लाखों गुना इसको बढ़ा करके अगर हम देखेंगे ना, तो हमें पानी के छोटे 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 जो है मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें शक्कर के हम लोग कणों को मिला रहे हैं, या अणु जो हैं उनको हम लोग मिला रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है सर? हमें देखने को मिलता है कि जो शक्कर के कण हैं वो इनके बीच में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में पहले से ही काफ़ी सारी जगह मौजूद है। तो इसीलिए क्या होता है, समझें आप इस बात को, कि पहले हमने देखा ये जो निशान था ये कितना था, 175 मिलीलीटर था। तो ये बाद में भी कितना है, उतना का उतना ही है। ऐसा नहीं हुआ कि शक्कर गई नीचे बैठी तो वो ऊपर आ गया, नहीं, हमने अच्छे से मिला दिया तो वो इन जो छोटे छोटे खाली जो जगह थी ना उनमें चला गया, शक्कर जो उसमें चली गई, नमक जो है उसमें चला गया था। क्या सर ऐसा हमेशा होगा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप बोले सर हम डालते जाएंगे, 2 चम्मच मिलाएंगे, 3 चम्मच मिलाएंगे, आप देखोगे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि फिर उसके बाद वो शक्कर और उसमें घुलना बंद हो जाएगी। तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जब एक बार विलयन सैचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसमें और चीज नहीं घुलती है। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो क्या इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ लगातार नहीं है, छोटे छोटे कण है पदार्थ के। जैसे शक्कर के कण इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, असल में वो बहुत छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए वो गायब हो गया, इसमें डिसॉल्व हो गया। इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, जो गुणधर्म है ये हमें याद रखना है। सेकंड है हमारे पास में पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। अच्छा सर कितने छोटे होते हैं? कितने छोटे होते हैं पदार्थ के कण? तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हमारे पास में एक बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट है, आपको मजा ही आ जाएगा करके। तो वैसे बुक में इस एक्सपेरिमेंट को और खतरनाक तरीके से बताया, मतलब अपन उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको सिंपल में ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4। और इसका फोटो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है। छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके हमारे पास में। तो मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेने वाला हूँ और मैं उसको इतने सारे पानी में मिलाने वाला हूँ। अच्छा मैं कितना सा टुकड़ा ले रहा हूँ ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो हैरान हो गया आप लोग फिर इस बात से। मैं इसका इतना सा टुकड़ा लेने वाला हूँ, मैं इसका फोटो दिखाता हूँ आपको। और मैंने भी कभी नहीं किया आज से पहले इतने से टुकड़े से इतने सारा पानी। अच्छा होगा क्या, इस इतने से टुकड़े से इस पूरे पानी में कलर आ सकता है ना, ऑरेंज रेड कलर आ सकता है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये टुकड़ा लो, ये आपके सामने मैंने इसमें डाल दिया इसमें, ठीक है। अब आप अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा होगा आपको। अब घुमाएंगे अपन इसको। देखो ये पानी नीचे जहाँ पे वो टुकड़ा गिरा है ना, वहाँ पे रेडिश होना शुरू हो गया है। ये देखो आप देख पा रहे हो। और अभी भी आप लोग ये जान करके हैरान होंगे कि ये टुकड़ा पूरा घुला नहीं है। ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पर टुकड़ा, अभी भी इसमें से कलर जो है निकल रहा है। फिरोज सर तो मेरे को यहाँ पर कहते हैं कि सर अपन जो रंग बनाने का काम होता है ना होली में, वो वाला काम शुरू कर देंगे सर, इससे अपन फिर रंग बनाएंगे अपन भी। तो देखें, तो हमने पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। फिर हमने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि पदार्थ के ये जो कण है ना ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे 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 होते हैं। अच्छा ठीक है सर समझ गए हम लोग। अब हम इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। अच्छा इसको समझाने के लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, ये हम इसी से समझेंगे शक्कर वाले पानी से, कि अगर मान लो पदार्थ के जो पानी के कण थे इनके बीच में खाली जगहें नहीं होती, अगर मान लो ऐसा होता तो शक्कर डालते ही क्या होता, घोलते ही क्या होता, पानी का लेवल ऊपर चला जाता, क्योंकि शक्कर तो गई थी अंदर, 2-4 ग्राम 5 ग्राम शक्कर हमने उसमें डाली ही थी, तो वो लेवल ऊपर हो जाता। लेवल ऊपर नहीं हुआ,
इसका मतलब क्या है कि पानी के ही बीच में, कणों के बीच में छोटी छोटी खाली जगह थी। समझ में आई आप सबको ये वाली बात? तो मैं इस डायग्राम में मेंशन कर देता हूं, ये हमारे पास में क्या है, पानी के कण है, और पानी के कण का मतलब है हमारा H2O, और फिर ये जो हमने पीले पीले डाले हैं, मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास में शक्कर है, और फिर इसके बाद है हमारे पास में खाली जगह जो है, तो ये है हमारे पास में खाली स्थान पदार्थ के कणों के बीच में। तो ये वाला पॉइंट हमारा इसी से ही क्लियर हो गया कि खाली जगहें, रिक्त स्थान होते हैं पदार्थ के कणों के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, ये वाला दिखाएंगे अब आपको। तो देखिए अब पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील है, मतलब जो कण है वो हमेशा चल रहे हैं। सर हमें तो नहीं दिख रहे, अभी दिखाते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखें, ये धुआं देख रहे हैं मेरे चारों तरफ। इस अगरबत्ती को जला रहे हैं, जला रहे हैं, जला रहे हैं। अंगुली जल जाए उससे पहले इसको छोड़ देना चाहिए। चल गया, गुड। तो अब आप ये धुएं को देखें, दिख रहा है? तो ये धुआं जो है ये चल रहा है, इसके कणों के बीच में क्या हो रही है, गति हो रही है। अगर हम क्या करें, अगर हम इस अगरबत्ती को वहां कमरे में साइड में लगा दें, तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ी देर बाद जो इस अगरबत्ती की खुशबू है, जो भी है, मोगरे की है या रोज की है, किसी की भी है, तो वो फैल जाती है दूसरी जगह तक। तो इसका मतलब क्या है कि सर पदार्थ के कणों के बीच में गति होती है। तो फिर आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर फिर सारे पदार्थ के बीच में गति होती होगी ना? सारे जो पदार्थ है हमारे पास में, जो भी चीज है, टेबल है, पानी है, तो उन सब के कणों के बीच में गति होती होगी। ये आपके बीच में दिमाग में सवाल होगा। और अगर सर होती है तो फिर टेबल की गति हमको कणों की दिखती क्यों नहीं? ये तो दिख रही है सर हमको, या महसूस हो रही है, दिख नहीं रही। जैसे मान लो सेंट लगाई किसी ने, तो वो दूर तक की हमको खुशबू आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके कणों के बीच में, भले हम महसूस तो कर पा रहे हैं ना, देख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, खुशबू तो आई ना, गैस चल करके तो आई ना हमारे पास में। तो ये एक छोटी चीज हमें देखने को मिलती है। और सर ये ले सर आप, और अब हम देखिए इसको थोड़ी सी और व्याख्या करेंगे इस पॉइंट की, कि पदार्थ के कण जो है हमारे निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक मस्त चीज बताऊंगा आपको। ये बात जो है ना, ये तापमान पर डिपेंड करती है। जैसे सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो गतिशीलता है, चलना जो है पदार्थ के कणों का, वो किसके कारण होता है? इसका कारण होता है गतिज ऊर्जा। क्या सर? गतिज ऊर्जा, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। हम इस दुनिया में दो तरह की ऊर्जा की बात करते हैं, फिजिक्स में करेंगे और अच्छे से बाद में, कि पहली तो होती है कि कोई चीज अगर रुकी हुई है, जैसे मैं अभी रुका हूं, तो मेरे अंदर जो ऊर्जा होगी ना, वो स्थितिज ऊर्जा है। क्या होगी? स्थिति के कारण ऊर्जा होगी, उसको पोटेंशियल एनर्जी अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। मैं दौड़ता दौड़ता आया, तुमसे टकरा गया, दुड़िम, तो मेरे अंदर की जो ऊर्जा थी, भागते वक्त जो मेरे अंदर ऊर्जा थी, वो ज्यादा थी, और वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। और वो ही आपको भिड़ेगी ना, आकर के आप में आएगी, तो आपको ज्यादा जोर से धक्का लगेगा, उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कणों के पास में गतिज ऊर्जा ज्यादा है, गैस के कणों के पास में तो भाग रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर डांस कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सर ये जो गतिशीलता है वो किसके कारण है? गतिज ऊर्जा के कारण है। और ये जो गतिज ऊर्जा है ना सर, ये बढ़ती है तापमान के बढ़ने पर। ध्यान से देखना, ये एक मैं निशान बना रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं तापमान। इस निशान को हम लोग पढ़ते हैं कायदे से अनुक्रमानुपाती। क्या? अनुक्रमानुपाती, या इसको आप सरल शब्दों में समानुपाती भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे सर आप इसको? समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती हम इसको बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये भी बढ़ने लग जाती है। पदार्थ के कण दूर 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 जल्दी जल्दी भागेंगे। कब? जब आप गर्म करोगे। तापमान को बढ़ाने का क्या मतलब होता है? गर्म करोगे उसको, गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, तो तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा।
है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी और कण दूर दूर होते जाएंगे। ये आपने देखा भी होगा, हम गर्म खाना अगर होता है, खाना जब गर्म गर्म होता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक आ रही होती है। क्यों? क्योंकि गर्म है तो उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, वो दूर तक खुशबू को लेकर के आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या कर देते हो, ठंडा कर देते हो खाने को, तो अब उसके कणों में इतनी गतिज ऊर्जा नहीं होती, तापमान कम होने के कारण। तो गतिज ऊर्जा नहीं होती तो फिर इतना दूर भाग नहीं पाते। समझे आप इस बात को? तो सारा खेल यहाँ पर किसका चल रहा है? ऊर्जा का चल रहा है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से भी पहले मैं आपको इसी पॉइंट में एक चीज और बताना चाहूंगा, और वो क्या है सर? ये तो हमने देखा कि चलो सर गैस जो है ना वो भागती है इधर से उधर, सर किसी और चीज के लिए आप कैसे समझाओगे? तो उसके लिए अपने पास में एक एग्जाम्पल है। जैसे एक और उदाहरण हम लोग लेंगे, यहाँ पर क्या है, एक और एग्जाम्पल हम किसके लिए ले लेंगे सर? इंक के लिए लेंगे। इंक बोले तो स्याही, इंक प्लस वाटर हम लोग लेंगे। और सिर्फ ये ही नहीं, हम लोग क्या ले सकते हैं? हनी भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, और उसको किस में डालेंगे? हम लोग वाटर में डाल करके देखने वाले हैं। तो ये वाला अपन करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? पानी लेंगे, नॉर्मल पानी अपना एकदम धो लिया, इसको अपन ने, शक्कर हटा दी इसमें से। और दूसरा अपन लेंगे, क्या लेंगे? दूसरा अपन लेंगे, बहुत कुछ है अब तो। अच्छा ये पेन है मेरे पास में, इंक नहीं है तो हम थोड़ा सा पायलट पेन से काम चला रहे हैं। इसके आप खुद से ना करना, वैसे करते ही हो आप लोग, पता है मेरे को। इसके अंदर है ना ये वाली हमारे पास में, वो ऐसे स्केच पेन में नहीं होती रिफिल, वो वाली रिफिल है हमारे पास में, ये रही। ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है इससे जो भी होता है। इसको मैं निचोड़ के देखने वाला हूँ, इससे एक बूंद मेरे को चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे मेरे हाथ लाल होना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ये देखिए क्या तो सुंदर देखने को मिला ना सब कुछ। देख रहे हो अंदर कैसे फैल रही है ये? अब देखिए पास से देखिए इंक कैसे फैल रही है अंदर पानी में, कितना सुंदर लग रहा है। तो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो गैस है उसके कण चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, उसी तरह से हमारे पास में जो द्रव हैं उनके भी कण चलते रहते हैं, लेकिन इनके चलने की स्पीड जो होती है ना वो उतनी नहीं होती जितने गैस के कणों की चलने की स्पीड होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मेरे हाथ अच्छे वाले ख़राब हो चुके हैं, आप ही के गालों पे लगा दिया जाएगा इस रंग को, तो आप समझें इस बात को। बस वो स्पीड जो है कहीं पर कम है तो कहीं पर वो स्पीड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गैस के कणों में वो स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं द्रव के कणों में उससे थोड़ी सी कम होती है, और ठोस के कणों में, जैसे कोई ठोस चीज़ है हमारे पास, जैसे घड़ी का कांच है, तो इसमें स्पीड बिल्कुल ही कम है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो सर गतिज ऊर्जा का जो क्रम है, मतलब क्रम इन सेंस आपकी ज्यादा किस में है गतिज ऊर्जा हमारे पास में और कम किस में है। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किनके हमारे पास में कणों में होती है? गैस के में। फिर उससे कम किस में होती है? द्रव के में। और फिर उससे भी कम किस में होती है हमारे पास में? ठोस के कणों में। ये क्लियर है आप सभी को? तो चलते सारे हैं, लेकिन किसी के पास ज़्यादा ऊर्जा है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी चलता है, किसी के पास कम ऊर्जा है तो वो कम जल्दी जल्दी चलता है। सेम चीज़ हमें एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बता रखी है, और वो है हनी, शहद। ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है शहद पीने में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे और हम लोग हनी को इसमें थोड़ा सा लेके और फिर उसको उस पानी में डालेंगे। तो हमें बस यही देखना है कि ये उसमें कैसे घुलती है शहद। तो इसका स्पीड जो है कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होता है हनी का घुलने का। तो मैंने इसमें ज़रा सी हनी ली है और ये टपकने वाली है, तो इसको हम अब ध्यान से देखेंगे सब जने, ठीक है। तो ये देखिए टपक, तो ये आप देखेंगे ना, तो ये नीचे चली जाती है पहले तो शहद एकदम सबसे नीचे चली जाती है, और घुलने की स्पीड इसकी बहुत धीमी है, बहुत ही धीमी है। लेकिन इसको बारीकी से जब आप घर पे करके देखेंगे ना पास में, तो इसे पतली पतली लाइन जो है शहद की वो जाती है जाती है जाती है जाती जाती है अंदर, जाती रहती जाती रहती जाती रहती जाती रहती है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं कहना है आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा बहुत ही अपने आप ही घुलती रहती है घुलती रहती है घुलती रहती है।
तो ये जो घटना हमें देखने को मिल रही है ना कि एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के कणों में मिल रहे हैं, जाकर के घुल रहे हैं, फैल रहे हैं, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विसरण। और ये अपने आप होती है, ये बड़ी चीज है, मतलब मस्त चीज है वाली। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो यही है, विसरण क्या है, इसकी परिभाषा हमारे पास में किसी पदार्थ के कणों का अपने आप दूसरे पदार्थ के कणों में घुलना। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। किसी एक पदार्थ के कणों का अपने आप, हम नहीं कर रहे कुछ, हमने तो इनका एक ड्रॉप डाला, छोड़ दिया, वो पूरे में फैल गई, और ये देखो क्या हालत हो गई इसकी। रेड पेन है मेरा, मेरी फिंगर्स भी रेड हो गई हैं इसीलिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया हुई इसको हम कहते हैं विसरण। विसरण का और डिटेल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अपन, बायो में पढ़ रहे होगे आप, यहाँ पढ़ोगे। तो क्या होता है असल में कि कोई पदार्थ ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। एक जगह पे अगर ज्यादा है तो वहां से वो ऐसी जगह पे जाता है वहां जहां पे वो कम है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण एक तरह से कहते हैं। जैसे अगरबत्ती को यहाँ जला रखा है हमने, तो उसका धुआं यहाँ ज्यादा है, तो वो यहाँ से ऐसे आगे आएगा। कहाँ आएगा? जहां पर कम है, तो ज्यादा से कम वाली जगह पे आता है, उसको हम लोग विसरण प्रक्रिया को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास में 5th पॉइंट है, और ये क्या है? पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो हम क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में कि जो अलग अलग पदार्थ है हमारे पास में, ठोस है, द्रव है, गैस है, वो सारे कण आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे खींचते हैं, पास पास में खींचते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसे दिया गया है कि देखो अलग अलग तरह के हमारे पास में पदार्थ हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे? जैसे एक डांस है हमारे बुक में, उस डांस का नाम है, क्या नाम है? इदमिश्मी नर्तक। क्या है सर? इदमिश्मी नर्तक। तो आप किताब में देखेंगे ना, एक फोटो भी रखिए, उसमें क्या है? कुछ महिलाएं हैं ऐसे, वो वहाँ का उनका राज्य का कॉस्ट्यूम वगैरह जो है पहन के खड़ी हैं, ऐसे पास पास में हाथ करके ऐसे चिपक चिपक के खड़ी हैं वो ऐसे पास में। और फिर बोला कि एक तो वो चेन है, वैसे बना लो आप सभी स्टूडेंट्स, और कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करो कि है ना, केवल हाथ पकड़ के ऐसे दूर दूर से हाथ पकड़ करके एक चेन बना लो ऐसे लंबी। एक तो ऐसे बाहें बाहें ऐसे डाल के टाइट, और एक केवल हाथ पकड़ के, और एक केवल अंगुलियां टच करके खड़े हो जाओ एक दूसरे की, ऐसे लंबी चेन बना लो। अब कोई दूसरा स्टूडेंट क्या करो, जाके उन चेन को तोड़ने की कोशिश करो। तो जो केवल अंगुलियां टच करके खड़े हैं वो उसको आसानी से तोड़ देगा, है ना। जो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और जो ऐसे टाइट टाइट बैठ करके खड़े हैं वो आपस में एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा तेज बल लगा रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। सही बात है ना, ऐसे ही होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर समझने को मिल रही है कि अलग अलग जो कण हैं हमारे पास में, जैसे ठोस जो हैं, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उससे कम आकर्षण बल हमारे पास में किसी द्रव चीज में होते हैं, और फिर उससे भी कम आकर्षण बल हमारे पास में किसी गैसीय पदार्थ में होते हैं। तो आकर्षण बल का ये हमारे पास में क्रम होता था। अच्छा, ठोस के उदाहरण क्या है सर? द्रव के उदाहरण क्या है हमारे पास में? तो बुक में दे रखा है कि आप क्या करो, लोहे का कोई कील ले लो, ठीक है, लोहे की आपने कोई कील ले ली, लेट्स सपोज लोहे की कील ले लिया आपने, या कुछ और ले लिया आपने ठोस, जैसे कि आपने ले लिया, मान लीजिए तांबा ले लिया, या एक पत्थर ले लिया, मान लो ठोस है ना, एक पत्थर ले लिया आपने। तो इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। द्रव जो है इसके साथ में इतना नहीं है। तो यहां पर क्या है, इसके कण कण अगर अपने को बनाने हैं, तो पहली बात तो ऐसे बुक में लिखा हुआ है कि द्रव के जो कण हैं उनके बीच में इतना टाइट बल नहीं होता, तो काफी दूर दूर होते हैं वैसे, तो उसको आप काट नहीं सकते। जैसे किसी ठोस चीज को आप काट सकते हो, है ना, पत्थर काटने की मशीन आती है, उससे काट सकते हैं पत्थर को, लेकिन आप द्रव को काट नहीं सकते। पानी भर लो किसी थाली में, उसको काट के देखो, काट थोड़ी सकते हो पानी को आप। तो जैसे द्रव हो गया हमारे पास, द्रव के क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में, जल बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल हो गया, और भी हो गया ना, जैसे पेट्रोल हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया। ये जो सारी चीजें जो हमें लिक्विड में दिखती हैं वो सारी की सारी क्या है, यही है, द्रव है। और गैसों के तो उदाहरण फिर हैं ही हमारे पास में, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम हो गई, मीथेन हो गई, या और भी जो भी इतनी सारी गैसेज हैं हमारे चारों तरफ। तो ये हमारे पास में एक चीज हमें देखने को मिलती है। समझ में आया सबको? यहाँ तक मजा आया इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स देख करके? तो नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच।
तो नेक्स्ट हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ही आगे बढ़ेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत जो हमें बुक में दे रखे हैं। फिर उसके बाद में हम आगे के टॉपिक्स लेंगे कि ठोस द्रव गैस की क्या क्या विशेषताएं हैं, डिटेल में एक एक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।